India holds the glory. Long shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Someep Rajguru. क्या टीम इंडिया में है दम कि एजबेस्टन में करे वापसी? हेडिंग्ले टेस्ट में तो हम फंस गए अंग्रेजों की चाल में, लेकिन क्या एजबेस्टन में अंग्रेजों की चाल को हम कर पाएंगे नाकाम? क्या कह रही है एजबेस्टन की पिच? क्या कह रहा है एजबेस्टन के मैदान का रिकॉर्ड? क्या कर पाएगी टीम इंडिया एजबेस्टन में फतेह? क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आप सबका स्वागत है। नाम तो क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु है, बट ये है क्रिकेट टॉक्स विद यू ऑल। आप सबके साथ क्रिकेट की बातें हैं ये, और इन क्रिकेट की बातों में हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो गर्म है, अभी जो मौजूदा समय में चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। और ये मौजूदा समय ऐसा है कि ये भविष्य भी तय करेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने इस पॉडकास्ट में इसकी बात की और 3 दिन बाद इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया, इस पॉडकास्ट को सुनने या देखने का कोई मतलब नहीं रह गया ना, ऐसा नहीं होने वाला है। जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये बात हमेशा रेलिवेंट रहने वाली है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट की। आपको याद होगा कि मैंने एक पॉडकास्ट किया था करीब आज से करीब 20 से 25 दिन पहले, जब इंग्लैंड दौरे के लिए, इंग्लैंड टेस्ट दौरे के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ था, 18 सदस्यों की टीम का ऐलान किया गया था। तो मैंने क्या कहा था कि टीम इंडिया का टेस्ट सिस्टम फेल, टेस्ट का सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। तब ये डाउट्स थे सबके मन में कि समीप राजगुरु ने जो कहा वो सही है गलत है, उस पर वो डिबेटेबल था, वो बहस का एक मुद्दा था। बहस का मुद्दा आज भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन बहस में क्या है, कहीं ना कहीं मेरा पलड़ा जो है या जो मेरे साथ हैं उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी होता जाएगा। क्योंकि मैंने उस पॉडकास्ट में कहा था आपसे कि इस टीम का जो चयन किया गया है 18 खिलाड़ियों का, इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि पहली 11 आपकी क्या होगी। आपको यही नहीं पता कि कौन किस नंबर पर खेलने वाला है। आपके एक जसप्रीत बुमराह के अलावा कौन से वो गेंदबाज होंगे, वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगी जो इंग्लैंड में गेंदबाजी करने वाली है। और ये इंग्लैंड एक बीच में एक एग्जाम्पल की तरह है। ये तो एक टीम है, इसके बाद लगातार सीरीज आने वाली है। 2025 में ये क्राइसिस की शुरुआत हुई है टीम इंडिया के लिए, जो काफी देर से बिल्कुल धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही थी, सुनामी की तरह। आप देख रहे थे कि वो जो है बड़ी बड़ी जो है पानी की जो लहरें हैं 60-60 फीट ऊंची, वो आ रही हैं किनारे की तरफ, लेकिन आप भाग नहीं रहे हो उससे दूर। आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो, वाह वाह देखिए कितनी ऊंची जो है लहरें उठ रही हैं, कितनी दूर 60 किलोमीटर 60-60 फीट ऊंची जो दीवारें सुनामी की उठ रही हैं। आप ये नहीं इसको अंदाजा लगा पा रहे, वार्निंग मिलने के बाद भी ये जो पानी की ये लहरों की जो दीवार बन रही है वो 100-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी तरफ चली आ रही है और आपको उसमें लेकर उसमें आपको डुबो देगी। ये किसी ने रियलाइज नहीं किया शायद। और विराट कोहली, रोहित शर्मा बिल्कुल अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन आखिरी के 3 साल 4 साल हमने कोई ऐसा खिलाड़ी बनाने की कोशिश नहीं की जो इनको रिप्लेस कर सके। और आज भी अगर आप देखें, बुमराह का रिप्लेसमेंट आपके पास तैयार नहीं है। आपको ये नहीं मालूम बुमराह नहीं खेलेंगे तो बुमराह की जगह आपको 2 एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज लेकर खेलने हैं या 1 एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज लेकर खेलना है, जो कि एजबेस्टन में टेस्ट मैच खेला जाना है। 2 जुलाई से एजबेस्टन में टेस्ट मैच है। हो सकता है जब कभी आप ये बातचीत देख रहे हो, कभी ये क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु देख रहे हो, ये 2 जुलाई 2025 की बजाय आप हो सकता है कि ये आप 25 जुलाई 2026 में देख रहे हो। तब हो सकता है ये मैच कोई रेलेवेंट ना रह जाए, इस मैच की कोई खास अहमियत ना रह जाए, लेकिन जो सिचुएशन है भारतीय क्रिकेट की उसकी तब भी अहमियत रहेगी। आप चाहे 27 में देखें, चाहे आप सन 2028 में देखें, क्योंकि टीम बनाने का वक्त आ गया था। आपने उसको देखा नहीं, आपने सोचा कि हमारे पास तो टैलेंट की कमी नहीं है और ऐसे ही चलता रहेगा और हम जो है जीतते चले जाएंगे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ ऐसा हुआ भी है ना। सडनली मेरी जो बात थी कि भारत का टेस्ट का सिस्टम फेल, जो मैंने कहा था, वो सडनली लगने लगा, अचानक लगने लगा कि क्या बात की 5-5 तो शतक आ गए। क्या कह रहे हो समीप राजगुरु, क्या बात है यार, 5 शतक आ गए। पहली पारी में 450 प्लस रन, दूसरी पारी में 370 रन और 371 जीत के लिए क्या बैटिंग कर दी आपने। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हम 5 विकेट से करीब 14-15 ओवर आखिरी दिन के रहते हमने 370 रन चेज करवा दी। अब आप कहेंगे कि गेंदबाजी की गलती है, तो जी हां,
सडनली गेंदबाजी में भी कमी दिखाई दी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में विकेट नहीं ले पाए। तो आपने देखा कि आपकी गेंदबाजी में कितना इनएक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है जैसा कि सिराज है, वो कितना जो है कमजोर गेंदबाजी कर रहा है, जिससे उसको विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आपने जो कैचेस मिस किए हैं, करीब करीब 10-11 कैचेस आपने 2 पारियों में मिस किए। आपको पता है वो 10 के करीब जो कैचेस आपने मिस किए हैं, उसके एवरेज में आपने कितने रन दिए? 200 से ज्यादा रन आपने इंग्लैंड को दिए अपने कैच मिसेस के वजह से। जो कैच मिसेस हुए हैं उसकी वजह से 200 से ज्यादा रन आपने टेस्ट मैच में दिए हैं, लीड्स के हेडिंग लेके टेस्ट मैच में। उसके बाद आपने दोनों पारियों में 71 रनों में करीब करीब 11 विकेट, 10-11 विकेट आपने खो दिए। पहली पारी में आपने 41 रन पे 6, दूसरी पारी में आपने 31 रनों में 5 विकेट खो दिए। तो आपने बैटिंग में मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर भी आपकी फ्लॉप हो गई। दूसरी पारी में जब आप आए, आपको बड़ा गर्व हो रहा था सबको, लेकिन मुझे डाउट्स थे तब भी। शुभमन गिल दूसरी पारी में फ्लॉप हो जाते हैं। कप्तानी पारी की जरूरत थी, कैरेक्टर की जरूरत थी, वो फ्लॉप हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल आते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छी शुरुआत करते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। तो हुआ क्या? सडनली आपकी बैटिंग भी कमजोर दिखने लगी, आपकी बॉलिंग भी कमजोर दिखने लगी, कप्तानी भी बहुत कमजोर दिख रही है, फील्डिंग भी कमजोर दिख रही है। तो मजबूत दिख क्या रहा है? मजबूत एक ही चीज दिख रही है कि इस लॉट में, इस टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, बस। और इस टैलेंट को तराशा जा सकता है, इस टैलेंट को जो है निखारा जा सकता है, और ये एक बड़ी टेस्ट टीम बनकर उभर सकती है। ये उम्मीद इस टीम के साथ है। शुभमन गिल एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं, ये उम्मीद है। ये टीम एक बेहतरीन फील्डिंग साइड ऑलरेडी है। बदकिस्मती थी कि हमने 10-11 कैचेस छोड़ दिए। ये एक बेहतरीन फील्डिंग यूनिट बन सकती है, और पहले भी थी, लेकिन नर्वसनेस हो जाती है, डर, फियर कहीं ना कहीं आपके अंदर समा जाता है। और आप जिसको कहते हैं ना, हेडिंगले में आपने 5 में से करीब करीब 3.5 दिन इस मैच में आगे रहे, और उसके बाद आपको पता पड़ा कि इंग्लैंड ने तो शायद आपको बेवकूफ बना दिया। उनकी क्या स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि आपको ऐसा महसूस कराया कि आप आगे हो, हम तो पीछे हैं, हम आपको पकड़ ही नहीं सकते। टेस्ट क्रिकेट बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ही वहां पे दाव पेच चलते हैं। ये वनडे और T20 की तरह नहीं है, जो दिख रहा है वही हो रहा है। इतने दाव पेच चलते हैं ना, मतलब ये समझ लो, जो ऑफिस के कोई बंदे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो बंदे देख रहे हैं, जो पीछे पॉलिटिक्स चल रही होती है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऑफिस में, आपको पता ही नहीं चलता है। आपको पीठ में शाबाशी देके जा रहे हैं और उसी बंदे ने आपको काट दिया। इस तरीके का गेम टेस्ट क्रिकेट में चलता है। गेंदबाज आपको ऐसी गेंदबाजी करता है, आपको लगता है कि ये तो है ही नहीं, इसमें खत्म हो गया, और वो पूरे दिन आपके दिमाग के साथ खेल के आपको फंसाता है। तो टेस्ट मैच जब हेडिंगले का खत्म हुआ तो ऐसा लगा, क्या इंग्लैंड ने हमें फंसाया? क्या इंग्लैंड ने हमें बेवकूफ बनाया? एक इंप्रेशन में रखा, एक ऐसी दिमागी हालत में रखा कि हम आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गई कि भैया हम तो बहुत आगे निकल गए। आओ देखा ना, ताओ शॉट्स मारने लगे। दूसरी पारी में तो कमाल ही कर दिया, सबने छक्के लगाने की कोशिश कर दी। नीचे एक अगर प्रसिद्ध कृष्णा की तरह भी खेल लेते तो आप जो है 370 की जगह आप 450-430 रनों की लीड दे पाते। कम से कम एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी लीड तो होती है। क्या होता है कि जो इंग्लैंड ने मैच फिनिश किया 371, जिस अंदाज में उन्होंने चेज किया है, क्योंकि 14-15 ओवर रह गए थे दिन के, वो 450 भी चेज कर जाते कहने के लिए तो। लेकिन जब 400 से ऊपर का टारगेट होता है, वो दिमाग में खेलता है। जैसे T20 में 200 और 199 में फर्क होता है। 200 होते हैं तो टीमें सामने वाली घबरा जाती है, जो चेज करने के लिए आती है, यार 200 प्लस चेज करना है। और वही 198 चेज करना है, 2 विकेट के नुकसान पे आप 18वें 19वें ओवर में चेज कर डालते हो। 4 रनों का ही फर्क होता है, या 1 रन का ही फर्क होता है, 199 और 200, 399 और 400। लेकिन साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक जो आपका एडवांटेज होता है, वो 1 रन का नहीं होता है, वो कई गुना होता है उसका। 10 गुना आपको एडवांटेज मिलता है उस 1 रन का। वो हमने वहां पर एज खोया। लेकिन फिलहाल आज इस क्रिकेट टॉक्स में हम बात कर रहे हैं, क्या टीम इंडिया में दम है वापसी करने का? क्या हम एजबेस्टन में, जो कि अगला टेस्ट मैच है, वापसी कर पाएंगे? क्या वो कैरेक्टर टीम इंडिया के पास है कि हम एजबेस्टन में वापसी कर पाएं? उस मुद्दे पे आज बात करूंगा। टीम क्या होनी चाहिए, किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, किसको अब यहां से एक लंबी रस्सी, इंग्लिश में जो कहते हैं लॉन्ग रोप, उसका मैंने एकदम जो कहते हैं ना अनुवाद कर दिया है ना, किसको अब लॉन्ग रोप दी जाए कि यहां से वो खेले ही खेले। क्या करुण नायर को यहां से लंबा मौका दिया जाए? क्या साई सुदर्शन को लंबा मौका दिया जाए?
क्या शार्दुल ठाकुर को लंबा मौका दिया जाए? बाहर जो टैलेंटेड खिलाड़ी उनको भी कहा जाए आप वेट करो, पहले ये हम एकदम पूरी तरीके से आश्वस्त हो लेते हैं कि ये जितने खेल रहे हैं फ्लॉप हो जाए, उसके बाद आप लोगों को मौका मिलेगा। पहले देख लेते हैं, हम पूरी तरीके से ये देख लेते हैं, हर मौके इनको देख लेते हैं, क्योंकि धोनी कई बार ऐसा करते थे, बहुत मौके देते थे। जब पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता था, खुद ही खिलाड़ी आके बोलता था मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे अब ड्रॉप कर दो, तब तक धोनी इंतजार करता था। कई बार धोनी ने कई खिलाड़ियों के साथ किया, मौके पे मौके खिलाड़ी खुद ही हताश हो जाता था कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे निकाल दो टीम से। तो क्या आप उस तरीके से इंतजार करोगे? तो ये है। अब बात है एजबेस्टन की। एजबेस्टन की अगर बात करें, एजबेस्टन के रिकॉर्ड्स वाकई में बहुत डराने वाले हैं टीम इंडिया के लिए। वैसे तो आप हेडिंगले से एजबेस्टन आए हो और एजबेस्टन में अब तक टीम इंडिया ने 2025 तक जो ये सीरीज हो रही है, आपने यहां पर 8 टेस्ट मैचेस खेले और 8 में से आप 7 में हारे। 8 में से 7 में आप हारे हैं यहां पर। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एजबेस्टन आपको रास नहीं आता है। जबकि एजबेस्टन बर्मिंघम का ये मैदान है और बहुत ही खूबसूरत सा मैदान है और पिछले 30-40 सालों में बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस यहाँ पर हुए हैं और इंग्लैंड का सबसे कहते हैं कि खूबसूरत मैदानों में से एक है। लॉर्ड्स भले ही क्रिकेट का वो कहा जाता है ना, राजधानी कही जाती है, मक्का ऑफ क्रिकेट, लेकिन लॉर्ड्स से भी बताते हैं खूबसूरत मैदान जो है एजबेस्टन का है। और एजबेस्टन वॉर्विकशायर यहाँ का वो जो है काउंटी, वॉर्विकशायर काउंटी, और यहाँ से क्रिस वोक्स यहाँ के लोकल खिलाड़ी भी हैं, तो क्रिस वोक्स पे भी नज़र रखनी होगी। लेकिन एजबेस्टन में 8 में से 7 मुकाबले आपने हारे, 1 मैच ड्रॉ हुआ है। और 2018 में जब वहाँ पर मैच हुआ था, तो क्या एजबेस्टन की कहानी समीप राजगुरु के जुबानी आप सुनना चाहेंगे? चलो थोड़ी सी आपको सुना देता हूँ। 2018 में यहाँ पे पहली पारी में विराट कोहली ने 149 रन बनाए थे और उनको आदिल रशीद ने आउट किया था। और उस मैच में समीप राजगुरु बिल्कुल इंडिया टीवी की तरफ से इस सीरीज को कवर कर रहे थे, जिस सीरीज में करीब 583 रन, करीब 600 रन विराट कोहली ने बनाए थे। और उनका सबसे जो सफल दौरा इंग्लैंड का था वो वही था 2018 का। और उस किस्मत मेरी देखिए, मैं उस सीरीज को कवर कर रहा था और पहले मैच में शतक लगाया, लेकिन उस मैच को हम 30 रनों से हार गए। हमको सिर्फ 182-183 रन आखिरी इनिंग्स में चेज करने थे। विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई पहली पारी में। पहली पारी में जो बल्लेबाजी हमने की उससे देखकर लग नहीं रहा था कि हम हारेंगे। और एजबेस्टन में जब हम पहुंचे, मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम इनको ठोक देंगे, क्योंकि एलिस्टर कुक की अगर बात करें जो रिटायर हो गए उसके बाद, वो अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। और जिमी एंडरसन ऐसा कोई खतरा, मतलब इतना भी नहीं लग रहा था कि आप उसको खेल नहीं पाओगे। स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें, उनसे भी डर नहीं लग रहा था। स्पिनर के नाम पे आज जैसे 2025 में बशीर खेल रहे हैं, उस समय आदिल रशीद खेल रहे थे। तो ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिख रहा था कि टीम इंडिया इनसे हार जाएगी। लेकिन हुआ क्या, आप 30 रनों से मैच हार गए और आप सिर्फ 182 चेज कर रहे थे एजबेस्टन में 2018 में, और आप करीब 162 रनों पे सिमट गए। और विराट कोहली ने 51 रन बनाए और ऐसा लग रहा था जब तक वो थे, वो 7वें विकेट से गिरने वाले। और हम लोग, मैं ड्रेसिंग रूम में था, प्रेस बॉक्स में थे, और हम सबको उम्मीद थी, गावस्कर भी साथ में थे, सौरव गांगुली भी थे, हम सबको था कि निकाल लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी की ये वो थी प्रेस बॉक्स में, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स पास में होता है, आते जाते रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है। इंग्लैंड में प्रेस बॉक्स, कमेंट्री बॉक्स सब एक साथ होता है, बड़ा कमाल का सिस्टम है। और वहाँ पे क्या है कि कॉमन एंट्रेंस है, और यहाँ की तरह नहीं है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मालूम चला बहुत दूर से घूम के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वेल कनेक्टेड होता है इंग्लैंड में, क्योंकि स्टेडियम्स इंडिया के मुकाबले बहुत छोटे हैं। और सिक्योरिटी कंसर्न की भी अगर बात करें तो इंडिया जैसा सिक्योरिटी की जो इंतजाम वहाँ पर नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि उस तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पर होता नहीं, क्योंकि इतने बड़े तादाद में जो है फैंस नहीं आते हैं। तो गावस्कर से मुलाकात हो रही है, सौरव गांगुली से मुलाकात हो रही है, एजबेस्टन जीत जाएंगे 182। कुछ प्रेस के हमारे जो रिपोर्टर्स उनको शक बोलता नहीं हो पाएगा। बेन स्टोक्स ने उस दिन क्या परफॉर्मेंस की, और हम लोग आराम से जो है धीरे धीरे चेस कर रहे थे। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली आराम से धीरे धीरे जो थे एजबेस्टन में 182 की तरफ हम चल रहे थे। लग रहा था हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सौरव गांगुली बोल रहा है हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बेन स्टोक्स ने जो आग उगली, जो कैरेक्टर दिखाया, LBW मारा, सबके होश उड़ गए। 7वां विकेट था, अच्छे से याद है मुझे। विराट कोहली सर हिलाते हुए, अपना क्या कहते हैं, है ना, निराश होते हुए, बिल्कुल हताश और निराश, सर झटकते हुए, बैट पटकते हुए वो बाहर आए।
और उसके बाद इंडिया जो थी एक के बाद एक उसी समय 7वां और उसी स्कोर पे मेरे ख्याल से जहाँ पे विराट कोहली आउट हुए थे, मोहम्मद शमी आउट हुए, उसके बाद 2-4 रन और ऐड किए, उसके बाद हार्दिक पांड्या बचे हुए थे, लग रहा था हार्दिक पांड्या कर जाएंगे, लेकिन आखिर में वो भी आउट हो जाते हैं, आदिल रशीद उनको आउट कर देते हैं और एजबेस्टन टेस्ट मैच हम 30 रनों से हार जाते हैं। 182 चेज नहीं हुआ है। तो अब एजबेस्टन की जब बात आती है तो एजबेस्टन में आप आ रहे हो एक ऑलमोस्ट ऐसा टेस्ट मैच जो 5 दिन में से 3.5 दिन आपने जीता है, रिजल्ट आपके अगेंस्ट चला गया है। एजबेस्टन में आप 8 टेस्ट मैचेस खेल चुके हो, 7 हारे हो। एजबेस्टन की अगर हम 2 जुलाई से जो टेस्ट मैच शुरू है वहां की अगर बात करें तो पूरे 5 दिन धूप खिली रहेगी, बीच बीच में बादल आएंगे, कोई बारिश के चांसेस नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें 18 से 23, 24, 26 तक जा रहा है, तो यानी कि मौसम में धूप भी है, गर्मी भी है। और एजबेस्टन की अगर बात करें फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर की तो करीब 302 है। दूसरी पारी में जो टीम खेलती है, दूसरी बैटिंग करती है, उसके लिए भी 315 है। 315 दूसरी 315 है और तीसरी पारी में अगर आप जाएंगे तो 245 ठक से 100 रन गिरते हैं। तीसरी बार जब इंडिया या जो भी पहले बैटिंग करेगा वो थर्ड टाइम जब बैटिंग करने आएगा अपने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते करते वो पहले 302 और उसके बाद बैटिंग के लिए अच्छी हो जाती है, धूप खिलती है, पिच अच्छी हो जाती है, तो 315 320 तक जो होता है एवरेज स्कोर है सेकंड इनिंग्स। थर्ड इनिंग्स में एवरेज स्कोर जो होता है वो एजबेस्टन में गिर के पहुंच जाता है 245। अब आप सोच लीजिए करीब करीब 100 रनों की गिरावट यहां पर हो जाती है तीसरे और चौथे दिन के बीच। और 5वें दिन का जो एवरेज स्कोर है वो आके गिर जाता है 160-70 में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच का कैरेक्टर एजबेस्टन में कैसे बदलता है दिन ब दिन। और अगर आप देखेंगे यहां पे अगर स्कोर की मैं जैसे बात कर रहा था, तो जैसे अगर स्कोर की अगर आप बात करेंगे तो स्कोर आप देखिए किस तरीके से जो है धीरे धीरे यहां पे नीचे आता जाता है। और ये रिकॉर्ड स्टैट्स में आपको फिर से देता हूं। 302 पहली पारी का एवरेज स्कोर है, दूसरी पारी में 315, 243 और 157, 157 फोर्थ इनिंग्स का एवरेज स्कोर है यहां पर। तो इससे आप अपने स्ट्रैटेजी को यहां पर तय कर सकते हो। धूप खिली हुई है, बारिश नहीं है। अब इंडियन टीम के सामने कंफ्यूजन ये हो गया है कि एजबेस्टन में आप किस तरीके की टीम लेकर जाएं। बुमराह रेस्टेड हैं, ये खबर आ चुकी है कि बुमराह नहीं खेलेंगे दूसरे टेस्ट मैच में, और अगर वो नहीं खेलते हैं तो आप किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? बुमराह की जगह आप किसको खिलाएंगे? क्या बुमराह के जाने की वजह से आप एक और एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज लेके जाएंगे? अर्शदीप अगर बुमराह की जगह आते हैं, और आप क्या शार्दुल की जगह आप यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आएंगे, जिनकी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मॉर्ने मॉर्कल सिर्फ एक ही गेंदबाज के साथ काम कर रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी को ग्रूम करके तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। पहले टेस्ट मैच में भी और नेट्स में भी टीम जो है थर्सडे को वहां पर पहुंची है और रेस्ट किया है, और अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे उस प्रैक्टिस करेगी टीम। वेडनेसडे को जो है मैच की शुरुआत है, यानी कि 2 जुलाई को। अब आप टीम किस तरीके की खिलाओगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है आपके सामने। क्या करुण नायर को आप टीम में दोबारा जगह दोगे? क्या एक ही मैच के बाद उनको फिर ड्रॉप कर दोगे आप, क्योंकि 0 और 20 रन उनका स्कोर था? क्या साई सुदर्शन से आप संतुष्ट हैं? क्या साई सुदर्शन को आप दोबारा मौका दोगे यहां पर 3 नंबर पे, या साई की जगह किसी और को खिलाने की कोशिश करोगे? तो टीम इंडिया के सामने चैलेंजेस बहुत है एजबेस्टन में। और एजबेस्टन की मौसम की बात करें, एजबेस्टन में मौसम जो है वो अगर आप देखेंगे तो इंडिया को रास आना चाहिए, क्योंकि गर्म और धूप खिली रहती है, लेकिन एजबेस्टन में इंडिया को मौसम रास आता नहीं है। और हालांकि अगर देखो वहाँ पर अगर स्टेडियम की अगर बात करें, इंग्लैंड तो है आज की तारीख में पूरा का पूरा यूके जो है हिंदुस्तान के लिए होम अवे फ्रॉम होम हो चुका है। इतने हिंदुस्तानी होते हैं, और बर्मिंघम तो खासकर हिंदुस्तानियों से भरा हुआ है। इतने हिंदुस्तानी है वहाँ पर कि पूछो मत, इतने हिंदुस्तानी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अपना क्राउड वहाँ पर पूरा आने वाला है। और जो 4th और 5th डे है वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक पड़ रहा है, तो ऐसे में वीकेंड्स में भी आपको पूरा का पूरा क्राउड मिलेगा जो आपकी हौसला अफजाई करेगा। और रन बनाने की बात मैं अगर करूं, एजबेस्टन में ना बड़े 2 ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे 1994 में डरहम के खिलाफ ब्रायन लारा ने 504 रन इसी मैदान में बनाए थे। इसी मैदान पे 504 रन बनाए थे काउंटी क्रिकेट में ब्रायन लारा ने। और 2005 के एशेज में बर्मिंघम ही वो मैदान है जहां पर ऑस्ट्रेलिया पर 2 रनों की जीत दर्ज की थी इंग्लैंड की टीम ने, और वहां से पूरा का पूरा गेम उन्होंने पलट दिया था और एशेज पर कब्जा कर लिया था। तो ये मैदान बड़ा ऐतिहासिक मैदान है और बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस यहां पर आए। लेकिन अब टीम इंडिया को क्या टीम बनानी है? शुभमन गिल एक युवा कप्तान। आपको कंफ्यूजन इतना था कि आपने पहले हर्षित राणा को रोक लिया,
फिर हर्षित राणा को आपने रिलीज कर दिया कि नहीं, वो पहले गौतम गंभीर ने कहा कि हमारे जो तेज गेंदबाजी यूनिट है उसमें कुछ फिटनेस की समस्या है, तो हम हर्षित राणा को रोक रहे हैं। उसके बाद हर्षित राणा को छोड़ दिया गया। उसके बाद गौतम गंभीर ने कहा, जो चीफ कोच है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फिटनेस की कोई हमारी टीम में समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर से बात करूंगा कि हम पेस बैटरी को बनाए रखें, हम हर्षित राणा को रोक लेते हैं इंग्लैंड में। तो इस तरीके की कंफ्यूजन टीम इंडिया के सामने आ रहे हैं। और एजबेस्टन में अब अगर बात करें, पिच की बात मैंने आपको बता दी। शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छी खासी बाउंस यहाँ पर होती है, गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती है। और ऑन द राइज जो बैट्समैन खेल लेगा, केएल राहुल तो श्योर खेल लेंगे, और ऑन द राइज हमने देखा है जायसवाल इनकंसिस्टेंट है, कभी बहुत अच्छा ऑन द राइज मारते हैं और कभी ऑन द राइज एज करते हैं टॉप ऑफ द शोल्डर ऑफ द बैट से, तो ये कट मारने जाते हैं, आउट होते हैं, इनसाइड ऑफ द एज उनको लगता है बाउंसी गेंद में, तो जायसवाल इनकंसिस्टेंट है। और बाउंस अगर जहां पर होगा, शुभमन गिल भी अभी तक डाउटफुल है, भले ही उन्होंने अच्छे खासे रन उन्होंने पहली पारी में बनाए हेडिंग ले में, लेकिन दूसरी पारी में बॉल जब एक क्रैक में गिरती है और अंदर आती है, बाउंस हुई थी, आपने देखा होगा, इनसाइड एज लगा और बोल्ड हो गए। तो अभी डाउटफुल ये है कि आप बाउंस ऑन द राइज खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते। जब हम पिछली बार यहां पर खेले तो वहां पर हमारे गेंदबाजों ने विकेट्स को कैसे शेयर किया, हमारे पेस गेंदबाजों और स्पिनर्स ने। इससे बहुत एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, क्योंकि जो कैरेक्टर है इंग्लैंड के पिचेस का ना, थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा ऐसे बदला है कि यहाँ की पिचेस अब 5वें दिन तक बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आपने हेडिंगले की पिच देखी, लॉर्ड्स की पिच भी कुछ ऐसी रहती है, ओवल की पिच भी ऐसी रहती है, मैनचेस्टर की पिच भी 5वें दिन तक अच्छा खेलती है बैटिंग के लिए। तो इंग्लैंड के पिचेस का ना कैरेक्टर बदला है, और एजबेस्टन डेफिनेटली यहाँ पर जो है बैटिंग जो है कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप अप्लाई करो, अगर रुको तो आप यहाँ पर बैटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मौसम जो होता है धूप खिला रहता है बर्मिंघम में। इंग्लैंड लंदन की तरह नहीं है कि मौसम जो है एकदम से बदलता है, एकदम धूप एकदम छाँव, उस तरीके से बर्मिंघम में कम होता है। बर्मिंघम में धूप ज़्यादा खिली रहती है। अगर आप पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स देखोगे यहाँ पर, जब इंडिया लास्ट यहाँ पर खेली 2018 में, इंडिया ने पहली पारी में जब गेंदबाजी की तो 5 तेज गेंदबाजों ने आपके विकेट लिए, ईशांत शर्मा थे, उमेश यादव थे, मोहम्मद शमी थे, और 4 स्पिनर्स ने लिए। तो ऑलमोस्ट बराबर शेयर किया इंडिया के पेसर्स और स्पिनर ने, और चारों के चारों जो विकेट थे स्पिनर्स के वो लिए रविचंद्रन अश्विन ने। फिर इंग्लैंड ने जब पहली पारी में बॉलिंग की तो 8 तेज गेंदबाजों ने लिए, 2 स्पिनर्स ने, और दोनों विकेट आदिल रशीद को मिले। फिर बात आई आती है इंडिया के सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ। इंडिया ने जब दूसरी पारी में गेंदबाजी की इंग्लैंड को, तो 7 तेज गेंदबाजों ने लिए और स्पिन ने 3। यहां पे देखिए पेसर्स का बोलबाला दूसरी पारी में हमारा ज्यादा हो गया, स्पिनर्स का बोलबाला कम हो गया, 3 स्पिनर्स को गए। और जब बात आई आखिरी पारी में, जब हिंदुस्तान को जीत के लिए सिर्फ 182 रनों की जरूरत थी और हम 30 रनों से इस मैच को हार जाते हैं, उसमें इंग्लैंड के 9 विकेट पेसर्स लेते हैं और 1 विकेट स्पिनर को मिलता है। तो ये तो करता है थोड़ा सा कंफ्यूज कि भैया बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि एजबेस्टन के कैरेक्टर को देखते हुए हमने देखा है कि पिच ड्राई हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है पिच, यहां पर जो है क्रैक्स आ जाते हैं, और यहां पर स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है, ग्रिप होती है यहां पे गेंद, टर्न होती है यहां पर गेंद। तो ऐसे में क्या टीम इंडिया यहां एक्स्ट्रा स्पेसर लेके जाए 2018 के रिकॉर्ड को देखते हुए? तो मेरा यह मानना है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर टीम इंडिया के संभावित 11 के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा कि टीम इंडिया को यह सोचना होगा कि क्या करुण नायर की जगह आप ध्रुव जुरैल को लेकर जा रहे हैं? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। इतनी लंबी रोप देने की जरूरत नहीं है करुण नायर को। करुण नायर उम्र के जिस पड़ाव में है, उनको एक ही चांस मिलेगा। एक चांस में अगर उन्होंने शतक नहीं बनाया, डबल 100 नहीं किया, टीम को नहीं बचाया या नहीं जिताया, तो उनकी कहानी वहां पर दी एंड हो जाती है। स्क्वाड में रहें और जब कोई इंजर्ड हो तो वापस आए। मेरा पूरा मानना है कि करुण नायर की जगह 6 नंबर पर अब ध्रुव जुरैल की जगह बनती है इमीडिएट इफेक्ट से। और लंबी रस्सी की जो मैं बात कर रहा था, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर रहा था, लॉन्ग रोप शुड बी गिवन टू ध्रुव जुरैल। आप ध्रुव जुरैल का फेलियर जो है बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आप एक 33-34 साल के खिलाड़ी का जो है फेलियर आप बर्दाश्त करके आप एक यंग प्लेयर के लिए भी एक बहुत बड़े बड़े मौके आप उनके खत्म कर रहे हो, क्योंकि आप इंग्लैंड अगले 3 साल के बाद जाओगे। एक टेस्ट जा चुका है। ध्रुव जुरैल अगर इस सीजन नहीं खेलता है, इस सीरीज में नहीं खेलता है, ध्रुव जुरैल 2 या 3 साल बाद जब आप इंग्लैंड जाएंगे तब मौका देंगे। पता नहीं तब उसके करियर का कहां मोड़ ले चुकी होगी। अब बात आती है साई सुदर्शन की। क्या साई सुदर्शन की जगह आप अभिमन्यु शरण को खिलाएं? बिल्कुल खिलाएं। साई सुदर्शन की टेस्ट में जगह नहीं बनती है जस्ट बिकॉज आईपीएल में उन्होंने अच्छे रन बनाए और शुभमन गिल के साथ उन्होंने ओपनिंग की। शुभमन गिल के टीम के अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने जो है ऑरेंज कैप हासिल की, तो वो टेस्ट के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है। अभिमन्यु ईश्वरन लगातार स्क्वाड के साथ चल रहे हैं, लगातार मौका नहीं मिल रहा। अब करियर बेचारे का ढलान पे जाना शुरू होने वाला है।
प्लेटो वो हिट कर चुके हैं, ढलान पे जाने वाला है, आप 3 नंबर पर अभिमन्यु ईश्वरन को लाएं। लॉजिक ये है कि जाके उनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स, डोमेस्टिक एवरेज खंगालें आप जाके। अभिमन्यु ईश्वरन 50 प्लस के औसत से जो है डोमेस्टिक में लगातार रन बना रहे हैं और साई सुदर्शन 37-38 का उनका औसत है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और आप उनको 3 नंबर पर खिला रहे हो। अभिमन्यु ईश्वरन जो कि एक ओपनर है, स्पेशलिस्ट ओपनर, उसे 3 नंबर पर नहीं खेलना चाहिए। जो लगातार रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है, क्या उसे 3 नंबर पर नहीं खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए। आप बेसिक गलतियां कर रहे हो यहां पर। आप करुण नायर के पास जा रहे हो, एक बूढ़े खिलाड़ी के पास जाके पीछे जा रहे हो। आप ध्रुव जुरैल को लेके आओ, 25 साल के, हिम्मत है, सीखेगा, आगे जाएगा। 10 साल की क्रिकेट तो सीधे सीधे पड़ी है, 25 से 35। अच्छा खेलेगा तो आपको एक बड़ा अच्छा प्लेयर मिलेगा, है ना? तो ये आप 2 चेंजेस यहां पे आपको करने जरूरी हैं। मुझे लगता है कि करुण नायर पे गाज गिर सकती है, लेकिन साई सुदर्शन पर मुझे नहीं लगता गिरेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीफ सेलेक्टर और कोचेस और जब कैप्टन बात करेंगे तो वो कहेंगे कि करुण नायर बेचारे को एक मैच के बाद कैसे ड्रॉप कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, एक मैच के बाद आप ड्रॉप कर दो, ऐसा तो नहीं होता है। तो दिस इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग और राइट के बीच में फैसला करना होगा, और बहुत बेदर्दी से, बहुत रूथलेसली आपको ये फैसला लेना होगा कि नहीं खिला सकते आप। ये रूथलेस फैसला टीम इंडिया को लेना होगा कि करुण नायर को आप ड्रॉप करें। आपने अगर दया दिखाई और आप बेसिक एक प्रोसेस में चले गए, तो प्रोसेस आपको डुबो देगा। रेस्ट टीम मैनेजमेंट जो चाहे करे। अब आती है गेंदबाजी की बातें। गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। क्या प्रसिद्ध कृष्णा को एक और मैच, सिराज को एक और मैच, बुमराह अगर नहीं खेलते हैं तो कौन, अर्शदीप उनकी जगह आने चाहिए? आपके सबसे जो अच्छे स्पिनर है, हिंदुस्तान का नंबर 1 स्पिनर है, वो वहां पे पानी पिला रहा है। आपको हेडिंग्ले में एक ऐसा स्पिनर चाहिए था जो विकेट निकाल सके। रविंद्र जडेजा अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट इंडियन कंडीशंस में उनके मुताबिक अगर कंडीशंस मिलेगी तो वो वहां पर विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस उनको नहीं मिली, उस तरीके का पिच नहीं मिला, तो उस तरीके की मिस्ट्री गेंदबाजी उनके पास नहीं है। आपने अपने बेस्ट लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर बिठा दिया। मैं यहां पे कोट करूंगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान माइकल क्लार्क को। माइकल क्लार्क ने कहा है, इट्स अ नो ब्रेनर, दिमाग लगाने की बात ही नहीं होती, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुलदीप यादव आपके पहले चॉइस स्पिनर होने चाहिए, 11 में होने चाहिए, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। आप उसको बाहर बिठा ही नहीं सकते। और आपको मैं बता रहा हूं, एजबेस्टन की सूखी, ड्राई और क्रैक्ड पिचेस में तीसरे, चौथे, 5वें दिन, तीसरे दिन के एंड से एजबेस्टन में जो है कुलदीप यादव इफेक्टिव होने वाले हैं। तो कुलदीप यादव को लाना यहां पर बहुत जरूरी है। अब उनको शार्दुल ठाकुर की जगह लाया जाए। 3 तेज गेंदबाज और आप शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव, और रविंद्र जडेजा की जगह अगर आप एक और तेज गेंदबाज लेकर जाना चाहते हैं तो क्या आप नीतीश कुमार रेड्डी को ला सकते हैं, जो बहुत गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 तेज गेंदबाज, अर्शदीप, सिराज और प्रसिद्ध, प्लस आप नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव। रविंद्र जडेजा की जगह नीतीश कुमार रेड्डी, एक एक्स्ट्रा बॉलर जो बैटिंग भी कर लेता है, क्यों नहीं, तेज गेंदबाज और लगातार मॉर्कल उनके साथ खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा में भी विकेट लेने की स्किल नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर विकेट निकाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता निकाल पाएंगे। तो विकेट जो बंदा नहीं दे पाएगा आपको, उसको खिलाने का मतलब नहीं बनता है। आप बैटिंग में पैडिंग करना चाहते हैं और कुशन करना चाहते हैं बैटिंग को, तो अलग बात है। लेकिन बैटिंग अगर ऊपर की भी नहीं चलेगी तो 8वें, 7वें, 9वें नंबर के बल्लेबाज से भी आप कोई बड़ा स्कोर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कॉन्ट्रीब्यूशंस, कैमियोज आप उम्मीद लगा सकते हैं, और उनसे कुछ खास होगा नहीं। हमने देखा है कि हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर का क्या हाल है। तो बात आती है एजबेस्टन की। तो एजबेस्टन की अगर बात करें, रिकॉर्ड बहुत खराब है। और अगर यहाँ बात करें पहले जीत और टॉस की अगर बात करें, तो टॉस जीतकर यहाँ पर रिकॉर्ड ये कहता है कि पहले आप गेंदबाजी कर लो, क्योंकि पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ी सी मुश्किल होता है। तो टीम इंडिया अगर जीतती है तो पहले यहाँ पर गेंदबाजी करे, क्योंकि रिकॉर्ड ये क्या कहते हैं, जिसने पहले बल्लेबाजी की है उसने 19 मैच जीते हैं, और जिसने बाद में बल्लेबाजी की यानी कि चौथा जिसने चेज किया उसने 23 मैच जीते हैं। लेकिन वही बात है दोस्त, टेस्ट क्रिकेट है ये। हमारा रिकॉर्ड तो शायद ऐसा नहीं कहता। हमारा रिकॉर्ड कहता है चेज करते हैं, इंग्लैंड में तो हम हारते हैं। और पिछली बार जब हम एजबेस्टन में खेले हम 180 चेज नहीं कर पाए, और जब हम हेडिंग्ले में खेले तो हम 370 डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये रन्स चेज करना, डिफेंड करना, ये सारी बातें बेकार है जब तक आपका परफॉर्मेंस ऊपर नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज है कप्तान को एक लीडर की तरह यहां पर सामने आना पड़ेगा। राइट टीम कॉम्बिनेशन यहां पर चुननी पड़ेगी, जो मैंने आपको बता दी। राइट टीम कॉम्बिनेशन यहां पर आपकी राइट टीम कॉम्बिनेशन आखिर में आपको बता देता हूं, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल,
साई सुदर्शन की जगह अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव और उसके बाद आपके 3 तेज गेंदबाज सिराज, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये आपकी टीम यहां पर बनती हुई मुझे नजर आ रही है। तो फिलहाल एजबेस्टन में टीम इंडिया को वापसी करनी होगी, क्योंकि अगर आप 2-0 से या 0-2 से पिछड़ गए तो इंग्लैंड आपको वापसी करने नहीं देगा और माइकल वॉन की भविष्यवाणी सही हो जाएगी और बहुत खिल्लियां उड़ाएगा। माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, इंग्लैंड से 0-4 से हार कर जाएगा। लेकिन हम सबको उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, या तो हम सीरीज बराबर करके आएंगे या हम जीत कर आएंगे। तो फिलहाल एजबेस्टन का इंतजार है और नए पॉडकास्ट और नए अपडेट्स के साथ मैं इंडिया टीवी क्रिकेट पे तो रोज आता ही हूँ, आपसे बातचीत भी करता हूँ, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आई होप कि ये जो टेस्ट का सिस्टम हमारा फेल हो गया है, दोबारा अपनी जगह पर आए, राइट टीम पिक करे और गौतम गंभीर, जिनका खुद का इंग्लैंड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कम से कम कोच की हैसियत से अपनी टीम का रिकॉर्ड बेहतर करें तो उनको मुझे लगता है कि बहुत खुशी मिल सकती है, साथ में हम फैंस को भी और पत्रकारों को भी। क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में कमेंट जरूर करना, आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या सोच है, उनको मैं पढ़ता हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत एविड फॉलोअर्स हो अपने गेम के और वर्ल्ड ट्रैवलर्स हो आप लोग, दुनिया के अलग अलग जगहों में जाके आप लोग मैचेस देखते हो। तो प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें, उनको पढ़कर बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। एक नए पॉडकास्ट के साथ अगली बार दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहो दोस्तों और मस्त रहो।